हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे जो 12th क्लास से जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसका चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट यानी सारणिक पढ़ रहे थे। इसमें दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। दोस्तों यदि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है कि L M 2 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है। अब इसके लिए हमें L और M दोनों का रेशो यानी अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा जो 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है उसके लिए क्या करते हैं L इंटू 3 माइनस M इंटू 2 M इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है 0, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट ये 3L जो है वो अपने स्थान पे लिखा हुआ है, ये 2M यहाँ माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2M हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे देखिए L अपने स्थान पे, ये M इंटू में है यहाँ आ जाएगा अपॉन में, ये आ गया M बराबर 2 पहले से लिखा हुआ है, ये 3 यहाँ इंटू में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया कि L अनुपात M L रेस टू M इज इक्वल टू 2 रेस टू 3 2/3। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास एक डिटरमिनेंट दी हुई है और दिए गए डिटरमिनेंट में हमें सेकंड पंक्ति के जो अवयव है उन सभी की क्या बतानी है, उपसारणिक। उपसारणिक या लघु सारणिक क्या होती है दोस्तों अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिटरमिनेंट है इसके जो सेकंड पंक्ति है यहाँ मैं लिख देता हूं चाहे, तो सेकंड पंक्ति यानी द्वितीय पंक्ति, सेकंड रो, द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक, सेकंड रो के जो अवयव है एलिमेंट्स है उनके उपसारणिक 3 दिए हुए मेरे पास। ये देखिए ये वाले 3 6 एंड 5। पहले मैं 3 के बारे में देखता हूँ। 3 का जो उपसारणिक है वो क्या होता है। 3 जिस रो में या जिस कॉलम में आता है वो वाला काउंट होगा नहीं, ये वाला काउंट होगा नहीं और ये वाला काउंट होगा नहीं। तो 3 4 8 एंड 9, 3 4 8 ये 9, ये इस 3 के लिए डिटरमिनेंट हो गया। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता था, ये मेरे पास एक कोई डिटरमिनेंट है, ये इसके लिए वैल्यू जो A11 A12 A13, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ इस 3 की जगह मैं ऐसा लिख सकता था A21। ये इस प्रकार से। जो सेकंड वाला है उसको भी मैं इसी प्रकार से बताता हूँ A22, उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा। ये वाला काउंट नहीं करना, ये वाला नहीं करना। 2 4 1 9 2 4 1 ये 9। थर्ड स्टेप कौन सी बच गई इस 5 के लिए, इसको बोलेंगे A23। इसका मतलब क्या होता है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ देखिएगा ये वाला और ये वाला काउंट नहीं करना है तो कौन सा बच गया मेरे पास 2 3 6 2 3, 2 तो ये लिख देते हैं 2 एंड 3। ये वाला काउंट करना ही नहीं था, ये वाला काउंट करना नहीं, 1 एंड 8। ये दोस्तों इन तीनों के लिए डिटरमिनेंट हो गई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। अब हम आगे देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें किस प्रकार का दिया हुआ है देखिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए फ्रेंड यहाँ इस प्रकार से एक चीज का पता चल रहा है कि इन सब के बीच में 3 3 3, इन सब के बीच में जो गैप है वो इक्वल है। तो मैं यहाँ संक्रिया लगाता हूँ। देखिए C2 में इसमें एक संक्रिया लगाता हूँ। संक्रिया इस प्रकार की लगा रहा हूँ कि C2 जो है उसमें से मैं घटा लेता हूँ। क्या घटाएंगे C1, 16 माइनस 13 यानी 3, 17 माइनस 14 3, 18 माइनस 15 3, ये सेम बचेगा। ये देखिएगा इसी के साथ में एक संक्रिया और लगा लेता हूँ C3 में भी साथ ही साथ। C3 में संक्रिया इस प्रकार की है कि C3 माइनस C2। अब देखिए मैं ये लिखता हूँ, यहाँ जो मेरे पास C1 है
वो तो उसी प्रकार का रहेगा जिस प्रकार का हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब C2 माइनस C1, 16 माइनस 13 3, 17 माइनस 14 3, 18 माइनस 15 3, 19 माइनस 16 3, 20 माइनस 3, 21 माइनस ये भी 3। यहाँ एक चीज दिख रही है दोस्तों, यहाँ मेरे पास में जो है C2 वो इक्वल है किसके, C3 के। जो हमने दोस्तों हमारा प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अनुसार यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ परस्पर समान हो तो उस सारणिक की उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वह वैल्यू होती है 0। तो ये इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया है, यदि किसी एक डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि किसी सारणिक के प्रथम और तृतीय स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो जो सारणिक है डिटर्मिनेंट से उसके वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहले दोस्तों यहां मैं लिख देता हूं, देखिए ABCDEFGHI। सेम ऐसे प्रश्न दोस्तों हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। अब मैं यहाँ एक चेंज करता हूं, जो इसका प्रथम है स्तंभ उसको मैं तृतीय स्तंभ बना देता हूं और तृतीय स्तंभ को प्रथम स्तंभ बना देता हूं। यानी जो सेकंड कॉलम है उसमें चेंज नहीं करना है, इसको मैं जो मेरे पास दिया हुआ है मुझे सेम टू सेम लिखना है। ये CFI, ये CFI ये कर दिया, ADJ, AD एंड G। हमने एक चीज सीखी है दोस्तों, मैंने यह क्या किया था, C1 इंटरचेंज C1 और C3 को आपस में एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर दिया। और हमेशा पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी किसी में डिटर्मिनेंट्स में इस प्रकार से इंटरचेंज होता है तो यहाँ एक माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना दोस्तों, एक ही लाइन का, यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, सारणिक का मान ऋणात्मक आएगा। या ऐसा लिख देना, सारणिक के जो मान का चिन्ह जो है वह परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर पहले जो वैल्यू आ रही है अगर वो पहले की वैल्यू प्लस की है तब तो माइनस की हो जाएगी, अगर पहले ही माइनस की तब उसकी वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ये हमारे इस प्रकार से होगा। यानी सीधा सा एक लाइन का आंसर है, सारणिक का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एक ही लाइन का था, वो खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट 1 1 1 YZ ZX XY Y प्लस Z Z प्लस X X प्लस Y। ये हमारे पास दिए गए क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मुझे वो लेकर के आनी है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिनमें यहाँ पर 1 1 1 जैसे मुझे 3 बार 1 1 1 दिखाई दे, मैं इन तीनों में से किन्हीं दो को 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। किस प्रकार से 0 बनेगा देखिए, मैं इसमें से ये घटा लेता हूँ, इसमें से ये घटा लेता हूँ। यानी कि मेरे पास जो R1 है उसमें मैं एक संक्रिया लगाता हूँ। संक्रिया इस प्रकार की कि R1 माइनस R2, इस पूरी पंक्ति में से ये दूसरी पंक्ति घटाएंगे। दूसरी संक्रिया ऐसी लगा रहा हूं कि R2 में संक्रिया लगेगी और R2 माइनस R1। आप कंपलसरी नहीं है, R1 की जगह R3 लगा सकते हो। इन तीनों में से कोई भी दो में ये संक्रिया लगानी है। तो यहाँ देखिए क्या बचता है, देखिए R1 में इसमें यहाँ बचेगा 1 माइनस 1, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस 1। यहाँ YZ इसमें से मुझे घटाना है X, ये ZX, Y प्लस Z इसमें से क्या घटाना है Z प्लस X। जैसे घटाएंगे यानी माइनस का चिन्ह, इसकी वजह से ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ मेरे पास लिखा है Y प्लस Z, इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाओगे Z प्लस X, ये Z ये प्लस ये X। अब यहाँ तो आएगा मेरे पास Y प्लस Z, ये माइनस की वजह से दोनों के दोनों किसके हो गए, माइनस के। तो ये वाला यहाँ लिखा हुआ है देखिए। अब जो सेकंड रो है उसकी बात करते हैं। ये वाला 1 माइनस 1
R1 माइनस R2 किया था, R2 माइनस R3 कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तो भाई। ये इसमें से ये घटा रहे हैं, इसमें से ये घटाएंगे, 1 माइनस 1 ZX माइनस XY, यहाँ आएगा Z प्लस X माइनस Y। और जो R3 है जिस रूप में दिया गया है हम उसी रूप में वापस लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 1 XY एंड X प्लस Y। यहाँ देखिए ये प्लस माइनस X कट गया, ये प्लस माइनस Z ये भी कट गया, दो तो ये कट गए। इसके अलावा बचा हुआ क्या क्या है वो लिखते हैं हम। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ ओनली 1, ये हमारे पास C1 है कॉलम फर्स्ट। इन दोनों में मेरे पास में Z कॉमन आ रहा है तो Z कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा Y माइनस X। इन दोनों में मेरे पास में X कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा Z माइनस Y, ये भी लिख दिया। यहाँ बच गया Y माइनस Z, Y माइनस X, सॉरी यहाँ नीचे लिखा है Z माइनस Y और नीचे मेरे पास X प्लस Y और यहाँ XY ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है। R1 में से मेरे पास Y माइनस X कॉमन आ रहा है, Y माइनस X, Y माइनस X। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, R1 में से, कौन से में, R1 यानी फर्स्ट रो में से Y माइनस X कॉमन लेता हूं मैं, तथा दूसरी चीज जो मेरे पास R2 गिवन है ये वाला, इस R2 में से मैं कॉमन ले लेता हूं। देखिए R2 में से कॉमन लिया मैंने Z माइनस Y, क्या कर लिया मैंने, कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया है। तो जब कॉमन ले लिया तो इसके पश्चात मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ 0 ये 0, ये तो दोनों 0 के 0 ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने Y माइनस X कॉमन ले लिया, यहाँ बचा केवल और केवल Z, यहाँ ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह बच गया 1, ये लिख दिया मैंने 1। यहाँ देखिए ये वाला कोष्टक कॉमन आ गया, बच गया X, यहाँ बचा ओनली 1। नीचे जो R3 है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, 1 XY X प्लस Y। ये जो R3 है ये सेम टू सेम चला आ रहा है जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास है C1, इसमें 2 0 दिए हुए हैं तो यहाँ लिख देता हूँ C1 से प्रसार करने पर, C1 से क्या कर देता हूँ, प्रसार। जैसे ही प्रसार किया जाएगा पहले वाला 0 होता है पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड वाला नेगेटिव, उसके बाद में ये वापस पॉजिटिव। अब इस 1 के लिए ये होता है मेरे पास लघु सारणिक या उप सारणिक, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए Z1 X1, यहाँ तक हो गया। इतना होने के पश्चात यहाँ देखिए मैंने क्या क्या कॉमन लिया था, एक तो Y माइनस X, तो यहाँ लिख देता हूँ गुणा में Y माइनस X। दूसरा कॉमन लिया था मैंने यहाँ Z माइनस Y, ये दोनों मैंने कॉमन लिए थे। ये कॉमन जो मैंने लिए थे वो मेरे पास यहाँ गुणा के रूप में मौजूद रहेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए Y माइनस X और Z माइनस Y। ये कॉमन ली गई संख्या आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला लिख देता हूँ मैं पहले, Y माइनस X, ठीक है। आगे बचेगा Z माइनस Y, ये भी हो गया। ये 0 ये 0, दोनों 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है वो देखिएगा, ये Z इंटू 1 Z, 1 इंटू X X, ये आ गया। अब इस पूरे को ब्रैकेट को 1 से इंटू करेंगे तो यानी वापस यही वैल्यू आएगी। और ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, यह वैल्यू मेरे दिए गए क्वेश्चन की क्या है, राइट हैंड साइड। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे दिए गए क्वेश्चन की क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो नीचे नीचे क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही क्या करना था हमें, सिद्धांत इति सिद्धम, हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए।
ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास कि एक सारणिक है, इस सारणी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सारणी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारणिक जो है, इस सारणिक में हमारे पास इस प्रकार का, देखिए इन तीनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, इन तीनों में मैं बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और इन तीनों में मैं सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ। देखिए इसको क्या कहते हैं, C1, इसको कहते हैं C2, ये C2 और आगे वाला C3 में से C1, C2 व C3 में से पहले वाले में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, दूसरे वाले में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिख देना C1, C2 व C3 में से क्रमशः ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या करेंगे, इन तीनों का, ये तीनों कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही मैं सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास जो C1 है उस C1 में से मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ तो 0 का 0 बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर तो आ गया मेरे पास में, ये रहा बार, यहाँ बचेगा केवल और केवल बी, यहाँ बचेगा केवल और केवल सी, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है, जो C2 है मेरे पास में, यहाँ बी स्क्वायर तो आ गया बाहर, ये रहा बी स्क्वायर, यहाँ बच गया मेरे पास में ए, यहाँ 0 का 0, ये बी स्क्वायर बाहर और यहाँ बच गया सी, ये थर्ड वाला सी स्क्वायर आ गया बाहर, ये रहा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बी और यहाँ बच गया 0। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब एक चीज और कॉमन आ रही है। कौन सी चीज कॉमन आ रही है वो देखिएगा। हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी मेरे पास ए है, यहाँ पर भी मेरे पास ए है और इन दोनों में बी है, इन दोनों में सी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहते हैं R1, क्या कहते हैं R1, ये वाला R2 व R3, R1, R2, R3 में से क्रमशः, अब की बार क्या कॉमन ले रहे हैं, इसमें से तो A, दूसरे वाले में B और तीसरे वाले में क्या कॉमन ले लेंगे, C कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास इस प्रकार से कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या क्या बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ A का स्क्वायर, एक है B का स्क्वायर और एक क्या है C का स्क्वायर। इसमें से यहाँ A, B, C और कॉमन आ जाएंगे, तो गुणा A, B, C। नेक्स्ट यहाँ मेरे पास है 0 और यहाँ बचेगा 1, 1, यहाँ 1, 0, 1, 1, 1 एंड 0, यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे वो देखिएगा। हमने बहुत सारे प्रश्नों ऐसे किए हैं, जब यहाँ 1, 2, 3 तीनों जगह 1, 1, 1 आए तो किसी 2 को 0 बनाते हैं। यहाँ एक तो 0 है, या तो आप ऐसा करो इसको 0 बना लो, या आप इसको 0 बना लो। दोनों के लिए प्रक्रिया कौन सी है, या तो C2 में से C3 घटाओ या R2 में से R3 घटाओ, कोई भी एक संक्रिया लगानी है। मैं ऐसा कर देता हूँ, संक्रिया C2 में लगा देता हूँ। C2 में संक्रिया है C2 माइनस C3, यहाँ बार ए स्क्वायर इंटू ए का क्यूब, बी का क्यूब एंड सी का क्यूब। अंदर क्या बचेगा देखिए, C1 तो जैसा है वैसा का वैसे ही आएगा, एज इट इज, ये लिख दिया मैंने। जो C2 है उसमें से मुझे C3 घटाना है, तो 1 माइनस 1, ये बच गया मेरे पास 0। नेक्स्ट 0 माइनस 1 यानी माइनस का 1, ये मेरे पास माइनस का 1, 1 माइनस 0 यानी 1 और यहाँ पे 1, 1 एंड 0, 1, 1 एंड 0, ये मेरे पास हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसका मैं प्रसार कर देता हूँ। प्रसार इससे कर देते हैं R1 से, तो यहाँ लिख देता हूँ R1 से प्रसार करने पर, R1 से क्या करेंगे प्रसार, R1 से जैसे ही प्रसार करेंगे तो मेरे पास जो बाहर लिखा हुआ A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब, इसकी जगह क्या आएगा वो देखिए। ये पहले 0, इस 0 का तो 0, आगे जो 0 है उसका भी 0, नेक्स्ट जो है उसका +1। इसका डिटर्मिनेंट लघु सारणिक होगा इसका ये वाला, क्योंकि ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला भी काउंट नहीं होगा। 1, -1, 1 एंड 1, ठीक है।
ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ लिख देता हूँ a का क्यूब, b का क्यूब एंड c का क्यूब। 0 प्लस 0 या 0 माइनस 0 0 ही होता है। यहाँ देखिए 1 इंटू 1 1 घटाना, इसमें से 1 इंटू -1 तो -1, 1 में से -1 घटाना यानी ये जुड़ जाएगा। गुणा में 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 + 1 हो जाएगा 2 और मेरे पास में ये आंसर हो जाएगा 2a का क्यूब, b का क्यूब एंड c का क्यूब। ये हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करो, या दूसरी भाषा बोली जाए तो निम्न समीकरण को हल करो। दोनों में से कुछ भी लिखकर पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। देखिए सबसे पहला काम दोस्तों, जैसे हम इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो एक चीज का स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केवल x है, यहाँ 2 4 8, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। यानी मैं इसमें से इसको घटा सकता हूं तो मेरे पास x गायब हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लूं तो x गायब हो जाएगा। मैं देखिए 2-3 संक्रिया लगा लेता हूं यहाँ एक साथ ही। पहली संक्रिया ये है मेरे पास R1 के लिए, इस पहले वाली पंक्ति के लिए R1 में से घटा देता हूं R3, इसमें से ये घटाएंगे। दूसरा जो है R2, उसमें से भी मैं घटा देता हूं R3, यानी पहले वाले में से ये घटा देंगे, दूसरे वाले में से भी ये घटा देंगे। केवल ये दोस्तों इस प्रकार से क्यों घटाया है, x माइनस x हो जाएगा, x तो कैंसिल, केवल नंबर बचेगा। 2x में से 2x घटाएंगे, यहाँ पे नंबर बचेगा। अब ये 2 हो गए कम, अब क्या बचता है वो देखिए। यहाँ मैं लिखता हूँ R1 माइनस R3 यानी x माइनस 2 माइनस ये वाला माइनस x, और 8 जो है पहले माइनस का था, घटाने की वजह से किसका हो जाएगा, प्लस का। और सेकंड वाला 2x माइनस 3, इसमें से मुझे घटाना है ये वाला, ये 2x माइनस का 27 हो जाएगा प्लस का 27, ठीक है। अब ये वाला 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसमें से मुझे घटाना है ये वाला, तो यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस का हो जाएगा प्लस ये 64। अब R2 में से घटाते हैं, ये रहा x माइनस 4 माइनस x प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 27, ये इसमें से ये घटा दिया। अब इन दोनों का अंतर करते हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस कितने 16, ये हो गया। और जो R3 है जिस रूप में दिया हुआ है हम सेम टू सेम उसी रूप में वापस लिख देंगे। यहाँ आएगा x माइनस 8, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 27 और यहाँ बचा हुआ है 3x माइनस 64, ये मेरे पास ऐसा कुछ बचा हुआ है। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे पता चला यहाँ x से x कैंसिल हो गया और यहाँ केवल और केवल क्या बच गया वो लिख देते हैं, -2 प्लस 8 यानी प्लस का 6, ठीक है। यहाँ पर भी x से x कट गया, बचेगा केवल प्लस के 4 और यहाँ x माइनस के 8, ये हो गया। 2x से 2x कैंसिल, 27 है वो पॉजिटिव नंबर है और जो 3 है वो नेगेटिव नंबर है, यहाँ बचेगा 24 पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब जो 27 है ये तो प्लस का और जो 9 है वो है माइनस का, तो यहाँ कितना बचेगा वो देखिएगा। यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जैसे ही मेरे पास 27 जो है वो तो प्लस का और 9 जो है वो मेरे पास माइनस का दिया हुआ है, तो जैसे ही इसमें से ये घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा देखिए 18, कितने बचेंगे 18, ये मैंने लिख दिया। अब इससे आगे और बढ़ते हैं, ये वाला जो था वो सेम टू सेम आएगा, इसमें 3x से 3x कैंसिल हो गया, 64 प्लस का और ये माइनस का 4, यहाँ बचेगा प्लस के 60, 3x से 3x कैंसिल, 64 जो है वो मेरे पास प्लस का, माइनस के 16, यहाँ बचेंगे 48 प्लस के 48 और यहाँ मेरे पास बच गया 3x माइनस 64,
4, ये इस प्रकार का बच गया। अब यहाँ एक चीज और दिखाई दे रही है, कौन सी चीज दिखाई दे रही है, इन तीनों में मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन है वो लिख देता हूँ यहीं पे। इन तीनों में 6 कॉमन है। जैसे इन तीनों में 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ बचेगा 1, तो 24 है, इसमें जब 6 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 4, 60 डिवाइड बाई 6 बचेगा 10, 3 तो हो गए। इन तीनों में मेरे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। ये सारी के सारी जितनी भी वैल्यू आ रही है दोस्तों, इन सब के राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा 2, 18 डिवाइड बाई 2 यानी बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 24। सब के बराबर क्या चल रहा है 0। यहाँ देखिए ये सेम टू सेम आ जाएगा मेरे पास कि x माइनस 8, 2x माइनस 27, और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 64। ये 6 इंटू 2 12 है, यहाँ 12 जो है इंटू में उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी भागे के रूप में। यहाँ बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है वो केवल ये बचेगा। देखिए मैं एक बार जो बचता है केवल उसको लिख रहा हूँ। मेरे पास बच गया 1, 4, 10, 2, 9, 24, ये बच गया। इसके नीचे x माइनस 8, और आगे क्या लिखा है 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ पर भी संक्रिया लगती है। यहाँ पर कौन सी संक्रिया लग रही है वो देखिएगा। यहाँ संक्रिया मैं इस प्रकार से लगाता हूँ। संक्रिया लगाता क्यों पहले वो समझिएगा। यहाँ दोस्तों मैं संक्रिया इस प्रकार से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं पहली संक्रिया लगाता हूँ C2 में। किसमें C2 में। मुझे x की वैल्यू बतानी है। जैसे ही मैं x की वैल्यू बताऊंगा यहाँ मेरे पास 2x, इस 2x को छोटा करता हूँ, यानी जो C2 है उसमें से मैं घटा देता हूँ। ये वाला जो x है इसको दुगुना करूंगा तो 2x हो जाएंगे, यानी दुगुना कर देता हूँ C1 का और उसमें से घटा देंगे, यानी 2x में से 2x घट जाएगा, केवल एक नंबर के रूप में बचेगा। यहाँ 3x है, कौन से वाले में C3 में। इसमें भी एक संक्रिया लगा देते हैं कि C3 में से 3 गुना घटा देता हूँ C1 का। अब इसमें 3 गुना क्यों किया, क्योंकि इसमें x कितनी बार है 3 बार। इस 3x में से यहाँ x गुना 3 करके 3x घट जाएगा, तो यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो इससे आगे देखते हैं क्या कुछ आता है। यहाँ इस प्रकार से आएगा कि डिटरमिनेंट C1 में तो कोई चेंज नहीं करना है, तो ये तो तीनों सेम 1, 2, x माइनस 8। C2 में से घटाना है 2C1, यानी 4 माइनस 1 इंटू 2 यानी 2 बचेगा। ठीक है, 9 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 बच गया मेरे पास 5। यहाँ क्या बचेगा देखिए 2x माइनस 27 माइनस इसका दुगुना x इंटू 2 2x, ये माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, ये 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। 2x से तो 2x कैंसिल हो गया, 27 जो है वो माइनस का और 16 जो है प्लस का। मेरे पास बचेगा माइनस के 11 थर्ड वाला 10 माइनस। अब देखिए इसमें से इसका 3 गुना घटाना है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे जैसे ही 1 इंटू 3 3, 10 माइनस 3 यानी 7, ये हो गया 24। ये रहा मेरे पास 20, इसमें से मुझे घटाना है 3 इंटू 2 6, यहाँ कितने बचेंगे 18, यहाँ लिख देता हूँ ये 18। नेक्स्ट 3x, ये मैंने लिख दिया 3x माइनस 16, इसमें से क्या घटाना है ये इसका 3 गुणा 3x माइनस 8 इंटू 3, ये होगा 3x से 3x कैंसिल 16, ये वाली जो वैल्यू प्लस की ये वाली माइनस की, यहाँ मेरे पास बचेगा 40। वैल्यू किसकी बचेगी माइनस की। अब ये जो मेरे पास वैल्यू बच गई, इस वैल्यू का जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू निकालते हैं। बराबर में मेरे पास 0। किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के अकॉर्डिंग में इसका प्रसार कर सकता हूं। जो मुझे सबसे छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है ऐसा कुछ सबसे छोटा है, इसमें x भी है, ये माना जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं कि C1 से प्रसार करने पर, C1 से क्या कर रहे हैं प्रसार करने पर, तो यहां आएगा 1। इस 1 के लिए उपसारणिक, ये वाला छोड़ो ये वाला छोड़ दो, फिर 5, ये 10,
-11 -40। सेकेंड वाला ये -2, इसके लिए डिटर्मिनेंट इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। 2 7, ये 2 7 -11 एंड -14, ये हो गया। अब जो 3 है ये वाला, ये बच गया मेरे पास x -8 प्लस x -8। इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या बचता है वो हम लिखते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ बचेगा, ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो। 2 7 5 एंड 18, ये ऐसा कुछ। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या क्या बचता है 1 × इन दोनों को इंटू करो। 5 × 4 20 और ये पहले से 0 है यानी 200। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, इन दोनों को इंटू करो 198 -2 × 4 × 2 8, एक आगे 0 लिखा हुआ इसलिए 0, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। 11 × 7 77, ये 14 जो 40 है वो माइनस का था इसलिए 80 हो जाएगा माइनस का। अब नेक्स्ट जो है वो मेरे पास बच गया x -8 ब्रैकेट 18 × 2 36, 5 × 7 35 इज इक्वल टू सबके 0 है। यहाँ देखिए माइनस के 200 प्लस का 198, यहाँ बचेगा -2 × 1 यानी -2, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस का, तो देखिए मेरे पास 80 है और प्लस के 77 यानी बच गया -3 × -2 यानी प्लस का 6। नेक्स्ट जो लिखा है प्लस x -8 36 -35 ओनली 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये 2 जो है वो माइनस का, ये 8 जो है वो माइनस का। 8 और ये 2 मिलकर के माइनस के 10 हो जाएंगे। माइनस का 10 है, आगे जाएगा तो मेरे पास 10 हो जाएगा प्लस का। ये 6 यहाँ प्लस का, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 - 6 इज इक्वल टू 4। ये दोस्तों हमारे x की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछा था, x का मान ज्ञात करो या निम्न समीकरण को हल करो, तो हमारे पास इसका हल क्या आ गया दोस्तों 4। दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। इन 7 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर दोस्तों जरूर बताइएगा। हमारे ये सारे वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहे हैं दोस्तों, उसको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ।